नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आश्वलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से आई हुई नई भर्ती उप निरीक्षक आश्वलिपि की यानी कि एसआई स्टेनोग्राफर के बारे में, जिसका ग्रेड पे 4200 है। इसी तरीके दूसरी भर्ती है सहायक उप निरीक्षक लिपिक यानी कि एएसआई क्लर्क के बारे में, जिसका ग्रेड पे 2800 है। फिर तीसरी भर्ती है सहायक उप निरीक्षक लेखा यानी कि एएसआई अकाउंट, इसका भी ग्रेड पे 2800 है। यानी कि जो एसआई स्टेनोग्राफर का पद है वो 4200 ग्रेड पे है, और फिर ये एएसआई क्लर्क, एएसआई अकाउंट, ये दोनों ही 2800 ग्रेड पे हैं। ठीक है, तो इन सभी की योग्यता क्या है, आयु सीमा कितनी मांगी गई है, कितनी उम्र में छूट मिल रही है अतिरिक्त, और परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, बिल्कुल विस्तार से। और सबसे खास बात ये कि कंप्यूटर में जो ओ लेवल मांगा जाता है, तो अगर आपके पास ओ लेवल का ये प्रमाण पत्र ना हो तो इसके अलावा इसके समकक्ष में और कौन सी चीज़ें मांगी गई हैं कि अगर उनमें से आपके पास कुछ भी हो तो आप इसके लिए फिर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगी आपको। और फिर यह कि टाइपिंग फॉन्ट क्या है और स्पीड कितनी मांगी गई है, तो ये सारी चीज़ें। ठीक, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले से सभी जन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो कल रात में इस भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया था। कुल 3 तरीके के पद हैं इसमें। पहला जो है वो है उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय यानी कि इसी को एसआई स्टेनोग्राफर कहते हैं। ठीक है, और ऐसे आप समझो कि आपकी जो तैनाती होगी, नियुक्ति होगी, वो आईपीएस अधिकारियों के ही साथ में। ठीक, यानी कि हमेशा आपको केवल उनके लिए ही अपनी सेवाएं देनी है। मुख्यालय स्तर पर आपकी तैनाती होगी और कहीं आपको दूसरी जगह कोई थाना चौकी में नहीं लगाया जाएगा। ठीक, ये केवल आईपीएस अधिकारी के साथ या फिर मुख्यालय जहाँ भी रहेगा जिस हिसाब से, तो ऐसे करके मतलब भाग दौड़ नहीं है, केवल ऑफिस में ही आपको रहना है। ठीक है, दूसरा पद है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक यानी कि एएसआई क्लर्क। तीसरा है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा। ये सभी ऑफिस के ही हैं, कहीं बाहर आपको नहीं भागना दौड़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। ग्रेड पे आप देख ही लीजिए। एसआई स्टेनो के लिए ये है कि 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। कुल 112 पद हैं। अभी फ़िलहाल में जब ये विज्ञापन जारी हुआ है, पदों की संख्या बढ़ भी सकती है। ठीक, फिर ये एएसआई क्लर्क, ये सभी ग्रुप सी की नौकरियां हैं। भले वो 4200 ग्रेड पे है एसआई स्टेनोग्राफर, तो क्या हुआ, लेकिन वो भी ग्रुप सी में ही आएगा, समूह गा की नौकरी। ठीक, एएसआई क्लर्क में 2800 ग्रेड पे कुल 311 पद हैं। फिर ये है कि एएसआई अकाउंट में ये भी 2800 ग्रेड पे कुल 114 पद है। तो इस तरीके करके कुल 537 पदों पे भर्ती आई हुई है। ठीक है, आरक्षणवाद पदों की संख्या देख लीजिए। एसआई स्टेनो के लिए अनारक्षित वालों के लिए 49 पद है। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं कुल 10 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 29 पद है। अनुसूचित जाति के लिए 23, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद। तो ऐसे करके इसमें 112 पद हो गया है। ठीक, और बाकी इसी तरीके आप लोग उन सब का भी देख लीजिएगा। एएसआई क्लर्क का तो ऐसे करके 311 पद हो गया। फिर एएसआई अकाउंट का 114 पद। ठीक है, अच्छा, इसके लिए महिला और पुरुष दोनों ही योग्य हैं, दोनों ही लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन होना है वो 19 जनवरी से 19 जनवरी अंतिम तिथि है। 20 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, शुरू हो चुका है। ठीक है, आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई वो है 19 जनवरी। ठीक, और जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि वो है 22 जनवरी से। ठीक, तो यह है कि 20 तारीख से शुरू हो चुका है, 19 तारीख तक भराएगा, 19 जनवरी तक, 1 महीने का आपके पास पर्याप्त समय है। इन सभी के लिए सबसे पहले आपको पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाना होगा, ओटीआर करना होगा। ओटीआर से ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तो ये कर लीजिएगा। ठीक है, और क्या क्या काम की चीज़ें हैं। आवेदन शुल्क के सामान्य वालों से ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपया रखा गया है। ठीक है, तो वहीं अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपया रखा गया है। अब इसके लिए योग्यता का क्या रखी गई वो समझ लीजिए। हाँ, यहाँ समझिए। एसआई स्टेनो जो कि पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, गोपनीय इसलिए कहा जाता है कि इसमें विजिलेंस का भी पद है। ठीक है, तो योग्यता में यह है कि आपको स्नातक होना अनिवार्य है किसी भी विश्वविद्यालय से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। ठीक है, या तो इसके समकक्ष में कोई उपाधि आपके पास हो तो। ठीक, यानी कम से कम आपको स्नातक होना अनिवार्य है। फिर यह है कि हिंदी टाइपिंग में आपकी 25 शब्द प्रति मिनट गति होनी चाहिए। इन स्क्रिप्ट फॉन्ट मिलेगा, उसी को आप लोग मंगल फॉन्ट कह लो, देवनागरी इन स्क्रिप्ट कह लो, या केवल इन स्क्रिप्ट कह लो, तीनों एक ही है। तो इन स्क्रिप्ट फॉन्ट मिलेगा, इसी पर टाइपिंग आपकी ली जाएगी। यही एसआई स्टेनो पद के लिए ही भी है, एएसआई क्लर्क, और अगर अकाउंट में टाइपिंग है तो उसके लिए भी। पुलिस विभाग की जितनी भर्तियाँ आ रही सभी में केवल एक ही टाइपिंग फॉन्ट है अभी फ़िलहाल में, वो है मंगल का इन स्क्रिप्ट। ठीक है, तो हिंदी में आपकी जो स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग में वो 25 होनी चाहिए, और अंग्रेजी में जो होनी चाहिए वो 30 की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद शॉर्ट हैंड, केवल हिंदी शॉर्ट हैंड वालों के लिए भर्ती है, तो उसमें आपकी न्यूनतम जो गति होनी चाहिए 80 शब्द प्रति मिनट।
ये हो गया। ठीक, अब कंप्यूटर वाला तामझाम क्या है समझ लीजिए कि जिनके पास ओ लेवल हो तो अच्छी बात है, जिनके पास ओ लेवल अगर ना हो तो अभी आखिरी में आपको बताऊंगा सभी के बारे में बताने के बाद कि अगर इनमें से आपके पास क्या क्या चीज़ें हों तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक, तो ये एसआई स्टेनो की बात हो गई कि आपको स्नातक होना अनिवार्य है, 25 की स्पीड हिंदी टाइपिंग में, 30 की स्पीड अंग्रेजी टाइपिंग में, टाइपिंग फॉन्ट इन स्क्रिप्ट है, और फिर आपके पास जो शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए वो 80 शब्द प्रति मिनट। कोई भी शॉर्ट हैंड का अतिरिक्त प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा है या टाइपिंग के लिए कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, केवल कंप्यूटर का जो है जैसे ओ लेवल है या और कुछ भी चीज़ें हैं तो उसी के लिए मांगा जा रहा है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अब इसी तरीके एएसआई क्लर्क यानी कि सहायक उप निरीक्षक लिपिक के लिए भी समझ लीजिए। योग्यता इसमें भी वही है कि आपको स्नातक अनिवार्य है, साधारण स्नातक आप हैं तो आवेदन कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड भी बिल्कुल हूबहू वैसी है, सब कुछ योग्यता होती है, बस इसमें यह है कि शॉर्ट हैंड नहीं है, केवल टाइप आपको करना है। ठीक, तो 25 हिंदी 30 अंग्रेजी, फॉन्ट वही। कंप्यूटर के लिए भी बता दे रहा हूँ, ओ लेवल जिसके पास है तो अच्छी बात है, वरना इसके समकक्ष में क्या क्या मांगा गया है, कुल 20-25 टू हैं डिग्रियाँ, ठीक है, सर्टिफिकेट, तो वो हो तो काम चल जाएगा। अब अकाउंट के लिए समझ लीजिए इसमें थोड़ा अलग मांगा है कि मतलब कि सहायक उप निरीक्षक लेखा, इसके लिए है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि या लेखा शास्त्र में परास्नातक डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष कोई अर्हता। तो इसमें आपके पास या तो स्नातक आप किए हों वाणिज्य विषय के साथ या फिर लेखा शास्त्र में आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हों, ठीक है, परास्नातक, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी टाइपिंग स्पीड बस 15 मांगी गई है, तो हो सकता है कुछ काम ना होता होगा ज़्यादा, तो इसके लिए टाइपिंग स्पीड आपकी मात्र 15 मिनट है। मतलब एक बार टाइप 15 मिनट कह रहा हूँ कि 15 शब्द की गति होनी चाहिए, ठीक है, 1 मिनट में। मतलब एक अच्छा टाइप करिए तो अगल बगल झांक सकते हैं कि और भैया क्या चल रहा है। ठीक, तो ये हो गया टाइपिंग फॉन्ट वाइज केवल और केवल अरे इसमें ये नहीं बताएं कि हिंदी क्या है, कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी, हाँ हिंदी टाइपिंग केवल है 15 की स्पीड से। अब 15 की स्पीड से पूरे भारत में कहीं नहीं लेते होंगे, खैर कोई बात नहीं। तो एएसआई अकाउंट में यही आपको फ़ायदा है कि स्पीड नहीं है कुछ तामझाम, 15 की स्पीड हो, केवल एक ही टाइपिंग है बस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इनका ये कहना है कि जो अभी इसके लिए आवेदन कर रहे हो तो पूरी तरीके से योग्य हो चुके हों, कोई अपीयरिंग वाला कुछ उनका रह ना जाए तामझाम कि अभी रिजल्ट आना बाकी है, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो या ओ लेवल का हो या फिर कोई और कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तो कुछ बचा ना हो। आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। तो वही देखिए लिखा है कि जो अपीयरिंग वाले हैं वो पात्र नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गया। और अब देखिए कि जो ओ लेवल मांगा जा रहा है अनिवार्य तो नहीं है, समकक्ष रखा गया है कि और क्या क्या चीज़ें मांगी जाएंगी, तो आपके पास और क्या हो तो आप उसके लिए आवेदन कर सको। तो अच्छा पहले आयु सीमा समझ लीजिए फिर उसके बारे में। ठीक, आयु सीमा यही है कि आपको कम से कम 21 वर्ष अधिकतम 28 का होना है, और चरित्र आपका अच्छा खासा होना चाहिए। अब ये तो आप ही पता होगा, ब्याह केवल एक ही लोग से होना चाहिए, नहीं कि यहाँ भी मुँह मार रहे हैं वहाँ ही मार रहे हैं, ये सब काम गड़बड़ है, तब आपके लिए फिर नहीं है। ठीक है, इसमें ऐसा लिखा मैं बता रहा अपनी भाषा में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। परीक्षा पाठ्यक्रम समझिए, परीक्षा आपकी पहले ऑफलाइन होगी 400 अंकों के लिए, ठीक है, गोला करना रहेगा OMR कॉपी पर। पाठ्यक्रम में ये है कि सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान कुल 50 प्रश्न रहेंगे, 25-25 कर लो ऐसे समझो, 100 अंकों के लिए। फिर सामान्य जानकारी सामयिक विषय 50 प्रश्न 100 अंकों के लिए। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 50 प्रश्न 100 अंकों के लिए ये रहेगा। फिर इसी तरीके है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 50 प्रश्न 100 अंकों के लिए। फिर है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, तो 50 प्रश्न 100 अंकों के लिए। तो 400 अंकों की परीक्षा हो गई, कुल 200 प्रश्न रहेंगे। और सबसे खास इसमें क्या ये समझिए, इनका ये कहना है कि प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल का 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। अब इसका मतलब क्या है, अब ऐसे समझिए जैसे कि सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान है, सामान्य हिंदी की 25 प्रश्न हैं, तो इस 25 का 35% आपको अंक लाना ही लाना है, उससे कम रहेंगे तो आप बाहर फेल। तो हर खंड में सामान्य हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य जानकारी, सामयिक विषय, मतलब जितने भी ये विषय दिए हुए हैं हर एक विषय में 25 अंकों में से 35% अंक लाना ही लाना है, और कुल 400 अंकों का 40% होना चाहिए। समझ में आ गया? हाँ ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। परीक्षा आपकी ऑफलाइन है और हाँ गोला करना रहेगा, ठीक है, और कोई भी ऋणात्मक अंकन नहीं रखा गया है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। और क्या बताना है आपको,
ये तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, कैसे क्या कुछ होगी, ऑफलाइन होगा, सब एक ही दिन निपट जाएगा। अब आइए हम लोग सीधे बात कर लेते हैं। अच्छा, लंबाई ऊंचाई समझ लीजिए पहले, क्योंकि ये भी तो है ना, शारीरिक मानक परीक्षण भी होगा आपका। तो इसमें यह है कि पुरुषों के लिए जो लंबाई मांगी गई है, सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो जवान लड़के हैं उनकी लंबाई जनरल ओबीसी एससी वालों के लिए 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो वहीं अनुसूचित जाति के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 156। ठीक है, ये लंबाई की बात चले तो अपना फीता उता नाप लीजिएगा। सीने की बात करूं, चाहे वो सामान्य हो, अन्य पिछड़ा वर्ग और फिर अनुसूचित जाति, इनके लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर का सीना आना चाहिए। ठीक, तो वहीं अनुसूचित जाति के लिए 75 80 है, ऐसे करके। ठीक, महिलाओं के लिए क्या है समझ लीजिए कि महिलाओं के लिए जो लंबाई होनी चाहिए, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, इनके लिए 150 सेंटीमीटर। तो वहीं अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर। ठीक, वजन भी महिलाओं के लिए मांगा है कि न्यूनतम 40 किलो होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो ये हो गया। फिर मतलब कि लिखित परीक्षा आपकी बहुविकल्पी वाली हो जाएगी, उसके बाद यही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, शारीरिक मानक परीक्षण होगा, फिर उसके बाद टाइपिंग शॉर्ट हैंड के लिए बुलाएंगे, तो वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि तक नए जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये विज्ञापन में लिखा हुआ है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो आप लोग खुद से भी देख लीजिएगा। अनुसूचित जाति को 5 वर्ष की छूट मिल रही है आयु में, अनुसूचित जनजाति को भी 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग को भी 5 वर्ष। इसी तरीके फिर आर्थिक रूप से इनके लिए कुछ नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए ऐसी कोई छूट नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, समझ जाएंगे। ठीक है, और एक ये भी लिखा है कि जो जाति प्रमाण पत्र आप लगा रहे हैं या निवास लगा रहे हैं तो कब से कब तक का बना होना चाहिए, इसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फिर बाद में अगर बहुत पुराना है या इनके मानक के अनुरूप ना रहा तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, नियुक्ति के समय आपको फिर निकाल देंगे, कुछ सुनवाई होगी नहीं, क्योंकि जो आवेदन की शर्तें हैं उसके अनुरूप ही आपको होना ही होना है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए कि कौन सा कागज़ कब तक का होना चाहिए। तो ये दुनियादारी बातें बहुत हो गई। अब आइए हम लोग सीधे बात कर लेते हैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में। अच्छा, परीक्षा पाठ्यक्रम भी आप लोग देख लीजिएगा, विस्तार से इसमें दिया ही हुआ है वेबसाइट पर कि हिंदी में क्या पूछेगा या जीके में क्या पूछेगा या फिर बाकी चीज़ों में। ठीक, अब देखिए जिनके पास ओ लेवल हो तो अच्छी बात है, ओ लेवल ना हो तो अच्छा, ये कुछ धुंधला दे रहा है क्या, मैं आपको दूसरी PDF खोज के दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। ये एक 2022 में ओ लेवल की समकक्षता को लेकर के एक शासनादेश जारी हुआ था। तो अब इसमें यही कि ओ लेवल अपने उत्तर प्रदेश में अनिवार्य नहीं है। ऐसी कोई भर्ती हो सरकारी जहाँ से भी अगर ओ लेवल के समकक्ष माना जाता है कोई चीज़, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो उसके लिए शासनादेश काम करेगा। तो इसमें यह है कि केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC, AICTE या फिर नीलिट जिसे डोएक कहते हैं, अब बार बार इसको नाम नहीं लूँगा, यही सारी चीज़ आप समझते चलिएगा। ठीक है, कि या तो विश्वविद्यालय या तो बोर्ड या तो UGC या तो AICTE या फिर नीलिट या डोएक। ठीक, यहाँ से 1 साल में मतलब कि मान्यता प्राप्त चाहे सरकारी संस्था फिर निजी संस्था से कम 1 वर्ष की अवधि का ओ लेवल का पाठ्यक्रम होना चाहिए। ये तो खैर चलो जिसके पास हो अच्छी बात, जिसके पास ना हो तो ये है कि मान्यता प्राप्त सरकारी अथवा निजी संस्था से कक्षा 12 के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? DOAP यानी कक्षा 12 के बाद आपके पास ये चीज़ें हों। DOAP यानी कि डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन पब्लिशिंग, अगर ये आपके पास कंप्यूटर का प्रमाण पत्र है तो आप इस भर्ती के लिए योग्य हो। ठीक है, फिर DOMA है डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, ADC है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ADCA है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, साइंस नहीं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर ADCH है, सबका फुल फॉर्म दिया आप लोग पढ़ लीजिएगा। ADCP है, DCA है, DCFA है, DCS है, DCTT है, DIP है, DISA है, DISM है, DIT है, DST है, DTP है। अच्छा, ऐसे लग रहा है जैसे कि वो खाद का नाम ले रहा हूँ ना, खेत में डालने वाली, मतलब ऐसे नाम ही है। ठीक है, MDCA, MDCISM, MDIT, MOMSP। ठीक है, CI और SN, ADCST, ADHN। ठीक है, ADI, ADP, ADSE, AITT, PGDCWD। बड़ी डिग्रियां हैं यार, 28 तो यही मांगा है, और रुके रहिए और दिया है आगे। ठीक है, तो अगर इसमें से कुछ आपके पास हो तो आवेदन कर सकते हो, यहूँ में से नहीं है तो और समझिए।
इनका ये कहना है कि मान्यता प्राप्त सरकारी या फिर निजी संस्था से कक्षा 12 या स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि का पीजीडीसी या फिर डीसीए ये हो तो भी आप इसके लिए योग्य हैं। यूपी डेस्को होता है जहाँ से 1 साल का डीआईटी का डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पाठ्यक्रम होता है, अगर ये भी आपके पास हो तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। स्नातक स्तर पर विषय के रूप में अगर आपने स्नातक किया हो, भले कंप्यूटर कोई प्रमाण पत्र ना हो, लेकिन आपने जो स्नातक किया हो उसमें एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष का कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन का सब्जेक्ट रहा हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, योग्य हैं। और समझिए यही नहीं, अभी बहुत है। बीएससी हो, आईटी हो, एमसीए हो या तो बीटेक हो, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, और कौन लेवल है नहीं, ठीक है, इसका कोई कोर्स हो आपके पास तब वो आप आवेदन कर सकते हैं। बीसीए हो, एमएससी हो, साइबर लॉ और सिक्योरिटी ये हो, या फिर बीएससी में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोई एक 1 साल का आपने किया हो, विषय लिया हो तो भी इसके लिए योग्य है, आप आवेदन कर सकते हैं। और सुनिए भी और है, रुकिए नहीं, इसमें यह है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से हाई स्कूल के उपरांत कम से कम 1 वर्ष की अवधि का कंप्यूटर में डिप्लोमा पाठ्यक्रम कोई हो तब वो आप आवेदन कर सकते हो। समझिएगा, हाई स्कूल के बाद अगर आपने कुछ किया हो 1 वर्ष कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा तो वह मान्य है, ठीक है। अभी और है, रुकिए, परेशान ना होइए। फिर इनका ये कहना है कि राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि कोई पाठ्यक्रम हो तब वो आप आवेदन कर सकते हैं। और है, आप लोग आईटीआई तो नाम सुने होंगे, सरकारी आईटीआई, ठीक है, या तो फिर निजी कोई आईटीआई हो लेकिन मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तो वहाँ से एक कोपा की पढ़ाई होती है, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। अगर इसकी भी आपके पास है, इसका भी सर्टिफिकेट है, ठीक है, प्रमाण पत्र है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लिखा है कि आईटीआई से 52 सप्ताह का कोपा का कोर्स अगर आपके पास हो तो भी आप इसके लिए योग्य आवेदन कर सकते हैं। और भी कुछ दिया है क्या, और भी लिखा है कि सरकारी या मान्यता या फिर निजी संस्थान से 3 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग उत्तीर्ण हो तब वो आप एक लिए योग्य आवेदन कर सकते हैं। अब इतनी सारी चीज़ें दे दी हैं, तो कुल 36 तरीके कंप्यूटर का प्रमाण पत्र मांगा गया है। अब कोनो ना कोनो तो आपके पास होबे करेगा, ठीक, तो आप देख लीजिए कि इसमें जो कुछ लिखा है अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप योग्य हैं, आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। एक बात और, एक बैक डेट के चक्कर मत पड़िए कि हम एजीडीसीए पीजीडीसीए मतलब कुछ हो, पिछली डेट बनवा लें, कुछ ऐसा वैसा, तो देखो रगड़े जाओगे तो कोई मतलब नहीं बाद में, क्योंकि जांच बड़ी चपक के चलती है इनकी। नियुक्ति समय मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय मान लो बच भी जाते हो तो वो अंदरूनी जांच चलती रहती है, नियुक्ति के बाद रगड़े जाओगे तब वो रगड़ेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। तो ध्यान देना, जो हो वाजिब हो, चाहे निजी संस्थान से भी आपने किया हो या बनवाया हो तो मान्यता प्राप्त रहे, अब आपकी नज़र में सही होना चाहिए, मतलब ठीक है, उनकी नज़र में सही होना चाहिए बस। तो इसको आप लोग पता कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि सरकारी ही जगह सब लोग पढ़ो, आईटीआई से ही सभी लोग करो, ठीक है, या और भी जो भी हो, और जहाँ से भी सारी चीज़ें होती हैं बशर्ते यही कि वो मान्यता प्राप्त सरकारी होना चाहिए, तो निजी भी हो तब वो मान्य है, योग्य हैं आप। तो ठीक है, आप लोग विज्ञापन को डाउनलोड करिए, इसको अच्छे से पढ़िए, सारी नियम शर्तें लिखी हुई हैं, विज्ञापन आप लोग जरूर पढ़ा करिए, इससे चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। तो फिर अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, योग्यता आप धारित कर रहे हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।